नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले आपने पार्ट 1 देखा होगा जिसमें 30 प्रश्न कराए थे। आज उसी के आगे प्रश्न नंबर 31 से इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है। तो दोस्तों, जो बीज होता है उसे सुषुप्त पौधा कहा जाता है। 1 फुट किसके बराबर होता है? तो दोस्तों, यहाँ सेंटीमीटर में दिया है। अगर 1 फुट की बात करें तो 1 फुट में 12 इंच होता है और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो दोस्तों, इनका अगर गुणा कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 33 नंबर, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो दोस्तों, जो पहला नियम होता है इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम। दूसरा जो होता है इसे संवेग का नियम कहते हैं, संवेग का नियम। और जो दोस्तों तीसरा होता है इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न, बल की इकाई क्या है? तो दोस्तों, अगर SI मात्रक में बात करें तो बल की इकाई न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। लेकिन यहाँ न्यूटन तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे जो डायन दिया है, डायन, ये इसका CGS मात्रक है। बल की CGS इकाई क्या है? डायन है। अगला प्रश्न, पत्ती का रूपांतरण है। तो दोस्तों, जो पत्ती का रूपांतरण होता है वो पत्र प्रकलिका होता है। क्या होता है? पत्र प्रकलिका। अगला प्रश्न 36 नंबर, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी और समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति में मापा जाता है? तो दोस्तों, MKS, ये कौन सी पद्धति होती है? MKS पद्धति में। दोस्तों, CGS पद्धति की बात करें तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में, तब ये CGS पद्धति हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर, फल का पेड़ से गिरना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो ये गुरुत्वीय बल का उदाहरण होता है। किसका? गुरुत्वीय बल का। बालू और लोहे की छीलन को किससे पृथक किया जाता है? तो दोस्तों, बालू और लोहे की छीलन को चुंबकीय पृथक्करण अलग किया जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, इस पर एक पट्टी लगा देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, इसमें से जो आपके पास मिश्रण होता है उसे डालते हैं और ये इस तरह से घूम रहा होता है। जब घूम रहा होता है तो जब यहाँ पे आता है, यहाँ पे आकर के एक बॉक्स रखा होता है, इसमें चुंबक गिर जाता है और जो यहाँ रखा होता है इसमें रेत गिर जाता है। इस तरह से ये चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा बालू और लोहे की छीलन को अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, पत्ती द्वारा जनन किसमें होता है? तो दोस्तों, केला में पत्ती के द्वारा जनन होता है। उभयचर जंतु कौन सा है? तो दोस्तों, वह जंतु जो दोनों जगह रह सकता हो, तो मेढक, मेढक एक उभयचर प्राणी है। अगला प्रश्न, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? तो दोस्तों, द्रव्यमान का अगर मानक मात्रक की बात की जाए, मतलब MKS या SI मात्रक किलोग्राम होता है। टाँका क्या है? तो दोस्तों, टाँका क्या है? सिलाई करने की एक विधि होती है, टाँका। अगला प्रश्न 43 नंबर, टच मी नॉट किसे कहते हैं? तो दोस्तों, छुई मुई, छुई मुई जो होता है, छुई मुई का जो पौधा होता है उसे टच मी नॉट कहते हैं। अगला प्रश्न है, नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? तो दोस्तों, नारियल और कमल में जल प्रकीर्णन होता है, जल प्रकीर्णन। अगला प्रश्न 45 नंबर, मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों, यकृत डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेता, लेकिन जो रस बनाता है वो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। अग्नाशय सीधे रूप से भाग लेता है, लार ग्रंथियाँ। तो उसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ये सभी के सभी पाचक ग्रंथियाँ हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। जब इंसुलिन की कमी होती है तो जो शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, उसका पाचन नहीं हो पाता है और हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसी रोग को मधुमेह रोग कहते हैं, डायबिटीज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी? यकृत है। कौन सी? यकृत, जैसे लीवर कहते हैं, लीवर। अगला प्रश्न,
पितरस का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों अगर बात की जाए कि पितरस का निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण यकृत में होता है। अगर ये पूछा जाए पितरस एकत्रित कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, तब इसका जवाब पित्ता से हो जाएगा। तो फिलहाल इसका सही जवाब है यकृत। अगला प्रश्न, मानव दांतों के प्रकार कैसे कौन से हैं? तो दोस्तों कृंतक, रद्रक, प्रचवर्णक और चवर्णक, ये सभी मानव दांतों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? तो दोस्तों दांतों की कठोरता उसमें जो इनेमल लगा होता है उसके कारण होती है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ किसका श्रावण करती हैं? तो दोस्तों जो लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ होती हैं, इन्हीं से इंसुलिन हार्मोन का श्रावण होता है। अगला प्रश्न है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कृमि रूप परसेस्का, जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। यह क्या है? तो दोस्तों यह एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग वे होते हैं जो कभी सक्रिय थे लेकिन अब धीरे धीरे निष्क्रिय होते जा रहे हैं। जैसे प्राचीन समय में जब हम लोग घास फूस खाया करते थे, तब हमारी बॉडी में जो अपेंडिक्स पाया जाता था, तो ये सेल्यूलोज का पाचन करता था। चूँकि अब हम घास फूस नहीं खाते हैं, तो सेल्यूलोज हमारी बॉडी में नहीं बनता है, इसलिए ये धीरे धीरे निष्क्रिय होता जा रहा है। इसलिए इस अंग को अवशेषी अंग कहते हैं। लेकिन जो शाकाहारी जंतु होते हैं, उन सब में जो घास वगैरह खाते हैं, उनमें अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स के द्वारा किसका पाचन होता है? तो दोस्तों सेल्यूलोज का पाचन करता है। अगला प्रश्न 53 नंबर, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो दोस्तों बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पर्णरंध्र के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा होता है। जैसे ये कोई पत्ती होती है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें इस तरह से छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस तरह से इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, लाइकेन क्या है? तो लाइकेन एक सहजीवी है। सहजीवी वे जीव होते हैं जो किसी जीव के साथ रहते हैं तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, दोनों आपस में एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो लाइकेन भी इसी प्रकार का एक जीव है जो सहजीवी है। अगला प्रश्न, परजीवी पौधा कौन सा है? तो दोस्तों अमरबेल, रेफ्लिसिया, चंदन, ये सभी परजीवी पौधे हैं। परजीवी पौधे भी होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधे कौन से हैं? ड्रोसेरा, नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया। तो दोस्तों ये सभी के सभी क्या हैं? कीटभक्षी पौधे हैं। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वहाँ उस जगह पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये अपने आप में नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए, जो इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है उसे पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। अगला प्रश्न, जलीय कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो दोस्तों जलीय कीटभक्षी की बात करें तो यूट्रिकुलेरिया ये जलीय कीटभक्षी है। अगला प्रश्न, एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों एक बीजपत्री क्या होती है? इनकी पत्तियों में समांतर स्राविन्यास पाया जाता है। बीजों में केवल एक बीजपत्र जैसे मक्का, धान, गेहूँ पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आ और बा दोनों। इनकी पत्तियों में समांतर स्राविन्यास पाया जाता है। इस तरह से जो जैसे अगर किसी पत्ती की बात की जाए, इस तरह से अगर पत्ती हो गई तो उसमें एक इस तरह से समांतर स्राविन्यास पाया जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर, द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं क्या हैं? तो दोस्तों इनकी पत्तियों में जालिकाबद्ध स्राविन्यास पाया जाता है। जैसे कि अगर किसी पत्ती की बात की जाए तो इस तरह से होगा और उसके बाद इस तरह से होगा जालिकाबद्ध, तो ये क्या होगा? द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियां होंगी। और इसमें बीजों में दो बीजपत्र जैसे दाल, चना, मटर, सरसों पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आ और बा दोनों। अगला प्रश्न 60 नंबर, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें पौधे कहते हैं। और जो जंतु होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।